प्रिय छात्रों, आज मैं जिस टॉपिक पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका हेडिंग है द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका। इससे पहले आपको अपना परिचय बता दूं। मैं डॉक्टर गौरीशंकर पासवान, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के केम कॉलेज जमुई। बंधुओं, यह टॉपिक आपको बीए ऑनर्स पार्ट 2 में पेपर 5 ग्रुप ए में पढ़ना है, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। यूँ तो प्रारंभिक अवस्था में राज्य का कार्य सीमित होने की वजह से सिर्फ आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दो ही महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन हुआ करता था। इसलिए राज्यों के द्वारा हस्तक्षेप की नीति ही अपनाया जाता था, यानी सरकार इंटरफेयर नहीं करती थी। लेकिन विकास की प्रक्रिया जैसे जैसे बढ़ती गई, राज्य की भूमिका भी वैसे वैसे बढ़ती गई और आम नागरिकों में सरकार की हस्तक्षेप की नीति में विश्वास बढ़ता गया। इस प्रकार किसी भी देश के आर्थिक विकास में राज्य का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। आज जो विकसित देश हैं, उनके आर्थिक विकास की प्रक्रिया के प्रारंभ में उन देशों की सरकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस संबंध में प्रोफेसर W.A. लेविस ने कहा है कि नो कंट्री हैज मेड इकोनॉमिक प्रोग्रेस विदाउट पॉजिटिव स्टिमुलस फ्रॉम इंटेलिजेंट गवर्नमेंट। कहने का मतलब यह है कि कोई भी देश योग्य सरकार के सक्रिय प्रेरणा के बिना आर्थिक विकास नहीं कर सकती है। आर्थिक विकास नहीं किया है। इसी तरह से जैसा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी कहा है कि आर्थिक विकास में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास जब तक कोई मायने नहीं रखती है, तब तक कि उसका लाभ, उसका बेनिफिट समाज के गरीब तबके तक नहीं पहुंचता है। बंधुओं, मनुष्य के आर्थिक जीवन में कई तरह की क्रियाएं सामने आती हैं। इसके अंतर्गत राज्य का हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
उदाहरण के लिए आंतरिक सुरक्षा, एकाधिकार की प्रणाली, प्रसंविदा संबंधी नियमों के निर्धारण आदि में राज्य का हस्तक्षेप प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। 15वीं शताब्दी में बणिकवादी विचारकों ने राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक तथा राज्य की मुख्य नीति को मुख्य अंग बताया था, जिसके आधार पर यूरोप के अधिकांश देशों ने उपभोग, उत्पादन, मजदूरी, सूद की दर, मूल्य तथा आयात निर्यात आदि पर कड़ा नियंत्रण आरंभ किया था। लेकिन कुछ ही समय बाद यह नियंत्रण अधिक विस्तृत होने के कारण दुखदायी सिद्ध होने लगे, जिसके फलस्वरूप फ्रांस ने प्रकृतिवादी विचारधारा तथा इंग्लैंड में एडम स्मिथ ने इसका विरोध किया। इनका ऐसा विचार था कि प्राकृतिक अवस्था तथा अदृश्य शक्ति से साधनों का अधिकतम प्रयोग संभव बना है। जब कोई व्यक्ति स्वयं की हित से प्रेरित होकर कोई कार्य करता है तो उससे केवल उसी व्यक्ति का ही नहीं बल्कि सारे समाज का हित होता है। स्वतंत्रता या स्वतंत्र प्रतियोगिता के वातावरण में एक दूसरे के हित कभी भी आपस में नहीं टकराते हैं, बल्कि राज्य के हस्तक्षेप से ही साधनों को सर्वोत्तम उपयोग में लाना कठिन हो जाता है। औद्योगिक क्रांति के कुछ ही समय बाद इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे, जिससे राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक महसूस होने लगा। इसलिए कार्ल मार्क्स तथा केन्स आदि ने राजकीय हस्तक्षेप को आवश्यक बताया। 19वीं शताब्दी के अंत तक आर्थिक स्वतंत्रता ने व्यापार चक्र, बेकारी, आर्थिक असमानता को जन्म दिया, जिसके समाधान का एकमात्र रास्ता आर्थिक नियोजन माना जाने लगा। इतना ही नहीं, 20वीं शताब्दी के अंत में विश्व में 3 ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके कारण आर्थिक स्वतंत्रता की नीति को त्याग करना पड़ा। पहला कि 2 विश्व युद्ध, जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण पर नियंत्रण लगाना पड़ा, और दूसरा कि सन 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जिसने अमेरिका जैसे देश को भी न्यू डील पॉलिसी लागू करने के लिए बाध्य कर दिया, और तीसरा कि सन 1917 के रूस की लाल क्रांति ने साम्यवादी सरकार की स्थापना की, जिसने आर्थिक नियोजन के माध्यम से देश में तीव्र औद्योगिक विकास आरंभ किया। इस प्रकार वर्तमान समय में अर्धविकसित राष्ट्रों का विकास 2 रूपों में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा आर्थिक विकास में अधिकाधिक भाग लेकर तथा विश्व के प्रायः समस्त अर्धविकसित देशों द्वारा विकास के लिए नियोजित विकास कार्यक्रमों का नियोजन करके। अर्धविकसित देश की सरकारें देश के आर्थिक विकास में कई रूपों में हिस्सा लेती है या भूमिका अदा करती है। जैसे नंबर 1 बीमाकर्ता तथा उत्पादक के रूप में सरकार आर्थिक विकास में अपना योगदान देती है। नंबर 2 साधन धारक और प्रवर्तक के रूप में देश की सरकार राज्य के प्राकृतिक साधनों को अपने अधिकार में रखती है, जिससे इसका समुचित शोषण और उपयोग आर्थिक विकास के कार्यों के लिए हो सके। इसके अतिरिक्त सरकार विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक क्रिया करने के लिए अनुमति प्रदान करती है। नंबर 3 उपभोक्ता तथा बचतकर्ता के रूप में सरकार जो है आर्थिक विकास में योगदान देती है।
सरकार इसके लिए काफी प्रयत्न करती है। डी ब्राइट सिंह ने कहा है कि जहां विकसित अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप पूंजीवाद के बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वहीं अर्धविकसित देशों में अल्प विकास की स्थिति को दूर करने के लिए आर्थिक शक्तियों को बढ़ाना पड़ता है। इसलिए देश में एकाधिकार की प्रवृत्तियों को रोकने के उद्देश्य से सरकारी हस्तक्षेप वर्तमान में आवश्यक हो गया है। राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति तीव्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देती है या प्रोत्साहित करती है। बंधुओं, अर्थविकसित देश के आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार कई प्रकार के कार्य करती हैं। नंबर 1, प्रवृत्तियों को विभाजित करना। सरकार अपने विभिन्न नीतियों के माध्यम से उत्पादन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देती है। इस प्रकार वह व्यक्तियों में उत्पादक प्रवृत्तियों को सृजन करती है। नंबर 2, साधनों के उपयोग को प्रभावित करना। राज्य सरकार अथवा राज्य देश की स्थितियों का निरीक्षण करके यह निर्णय करता है कि उत्पादन की किस क्षेत्र में वृद्धि आवश्यक है। इसलिए इस आलोक में वह अपने नीतियों का निर्धारण करता है, जिससे देश के साधनों का सही उपयोग हो सके। ऐसा करने से आर्थिक विकास को बल मिलता है। नंबर 3 है पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना। राज्य का यह परम कर्तव्य होता है कि राज्य में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था किया जाए। अब है नंबर 4, मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना। सरकार का यह परम कर्तव्य है कि वह मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करे। आर्थिक विकास के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार 2 स्रोतों का सहारा लेती है, बाह्य स्रोत और आंतरिक स्रोत। नंबर 5, विनियोग स्तर को बढ़ाना। सरकार विनियोग स्तर को बढ़ाकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है, आर्थिक विकास में भूमिका अदा करती है। नंबर 6, लोक सेवाओं को बनाए रखना। सरकार का ध्येय वैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रखने का होता है जिन क्षेत्रों के द्वारा सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उससे तत्काल कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए सरकार अस्पताल, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा देख रेख पर विशेष ध्यान रखती है, जिससे लोक कल्याण की मात्रा में कमी नहीं आ सके। निजी क्षेत्र इन सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उचित प्रतिफल के अभाव में विशेष रुचि नहीं लेता, जिससे राज्य का जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। नंबर 7, आर्थिक संस्थान और संगठनों का निर्माण करके भी सरकार आर्थिक विकास में योगदान देती है। नंबर 8, आय के वितरण को समान करना सरकार का परम कर्तव्य होता है। आय के वितरण को एक समान करके सरकार विकास में योगदान
देती है। नंबर 9, आर्थिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना। सरकार विभिन्न रूपों में उत्पादन में वृद्धि करने अथवा उपभोग की मात्रा को नियंत्रित करने की चेष्टा करती है, जिससे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संतुलन की स्थिति तथा व्यापार चक्र पर समुचित नियंत्रण कायम हो सके। इस तरह अपनी नीतियों द्वारा सरकार आर्थिक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करते हुए संतुलन बनाए रखने की भरपूर चेष्टा करती है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा आर्थिक जीवन को प्रभावित करने के लिए सरकारी प्रयत्नों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है: प्रत्यक्ष उपाय तथा अप्रत्यक्ष उपाय। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य कुछ प्रत्यक्ष उपायों को अपनाता है, जैसे संस्थागत तथा संगठनात्मक परिवर्तन लाना, औद्योगिकरण में प्रत्यक्ष भाग लेना, निजी उद्योगों को सहयोग प्रदान करना तथा आर्थिक तथा सामाजिक ऊपरी पूंजी की व्यवस्था करना। और अंत में सरकार प्रत्यक्ष उपाय उत्पादन के साधनों की पूर्ति तथा उसकी गतिशीलता में वृद्धि करती है। सरकार अब अप्रत्यक्ष उपाय का भी सहारा लेती है, जैसे प्रशुल्क नीति। सरकार प्रशुल्क नीति में इस प्रकार का संशोधन करने की चेष्टा करती है जिससे समाज में आय के वितरण में समानता आ सके। विदेशी व्यापार नीति अथवा विदेशी व्यापार तथा विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना तथा नेक्स्ट मौद्रिक नीति का संचालन करना। ज्ञातव्य है कि किसी भी अर्धविकसित राष्ट्र के आर्थिक विकास में मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही कारण है कि सरकार इस तरह की मौद्रिक नीति का निर्माण करने की चेष्टा करती है जिससे देश में अधिक से अधिक साख का सृजन हो सके। बंधुओं, इसके साथ साथ उसे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अधिक से अधिक साख सृजन के द्वारा मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न न हो जिस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सके। इस पर भी सरकार ध्यान रखती है। सरकार इस बात पर विशेष ध्यान देती है कि उसके नीतियों का असर भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल न पड़े। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्धविकसित देशों की सरकार राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इन सभी क्षेत्रों में अपने विभिन्न नीतियों के माध्यम से गहरा असर डालती है तथा आर्थिक क्रियाओं का नियमन करती है जिससे विकास की गति तेजी से निर्बाध रूप से चल सके। अतः यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश के आर्थिक विकास में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, अपना व्याख्यान खत्म करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।